सोचिए एक क्रिमिनल केस है जो मतलब कई साल पहले खत्म हो गया, सजा भी हो गई। क्या अब इतने सालों बाद उस बंद केस में किसी नए आदमी को आरोपी बना सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल जो है ये हमारी कानून की जो सामान्य समझ है उसको एक तरह से चुनौती देता है। हाँ। और इसी पेचीदा सवाल का जवाब हमें मिला है सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा और मैं कहूंगा बेहद अहम फैसले में। कौन सा फैसला है ये? ये है जामीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आज हम इसी फैसले की गहराई में उतरेंगे। ये सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 से जुड़ा है। हाँ। और वो भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं असाधारण सिचुएशन में। आपने बताया कि मामला एक हत्या का था 2009 का। कुछ लोगों पर केस चला, 2011 में सजा भी हो गई। मतलब ट्रायल कोर्ट का काम तो खत्म। लेकिन पेच ये था कि एफआईआर में कुछ और लोगों के भी नाम थे। पुलिस ने उन्हें शुरू में चार्जशीट नहीं किया था। सही। और फिर सालों बाद उन्हीं लोगों को वापस उसी केस में लाने की कोशिश हुई। और देखिए मजे की बात यह है कि निचली अदालत ने पहले मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन ट्रायल खत्म होने के कोई 10 साल बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो निचली अदालत ने मना किया था वो गलत था और उनको फिर से सोचने को कहा। और उसके बाद समन हुआ। उसी निर्देश के बाद समन जारी हुए उस मुकदमे के लिए जो सालों पहले खत्म माना जा चुका था। तो यही वो बड़ा सवाल बन गया कि क्या कानून ये अलाउ करता है? क्या ट्रायल खत्म होने के बाद भी धारा 319 लगाकर किसी को समन भेज सकते हैं? बिल्कुल। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यही समझेंगे कि इस अजीब सी असाधारण सी स्थिति से निपटने के लिए क्या कानूनी सिद्धांत है और इसका मतलब क्या है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे अहम और प्रैक्टिकल पहलू हैं उन्हें आसानी से समझा जाए। चलिए, तो सबसे पहले ना इस मामले की कहानी को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी उलझी हुई लग रही है। हाँ, कहानी समझना जरूरी है, तभी वो कानूनी पेंट समझ आएगा। मामला 2009 का है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला। एक हत्या हुई, एफआईआर हुई, 5 लोगों के नाम आए, इरशाद, इरफान, अब्दुल, जामिन और अकील। अब ये जो जामिन और अकील हैं यही बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए अपील लेकर। अच्छा, इन पर क्या इल्जाम था? इन पर आरोप था कि इन्होंने बाकी लोगों को हत्या के लिए उकसाया था, मतलब इंस्टिगेशन का चार्ज था। लेकिन जब इसने चार्जशीट फाइल की जुलाई 2009 के आसपास, हाँ, तब सिर्फ इरशाद और इरफान को आरोपी बनाया। बाकी 3 अब्दुल, जामिन और अकील, इनके बारे में लिख दिया कि जांच अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। तो ट्रायल सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ शुरू हुआ, इरशाद और इरफान। बिल्कुल। अब इसी दौरान जो शिकायत करता थे यानी मृतक के भाई, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक अर्जी लगाई। किस लिए? कि बाकी तीनों को भी, मतलब अब्दुल, जामिन, अकील को भी इस मुकदमे में आरोपी बनाया जाए। अच्छा। ये अर्जी जनवरी 2010 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? क्या वजह बताई? कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो मुख्य गवाह हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब जिरा वो अभी पूरी नहीं हुई है। और ये भी साफ नहीं है कि पुलिस इन तीनों के खिलाफ अलग से चार्जशीट लाएगी भी या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अभी इस अर्जी पर फैसला करना जल्दबाजी होगी। अच्छा, तो मतलब मामला वहीं नहीं उपका, शिकायतकर्ता आगे गए होंगे। हाँ, वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए रिवीजन में। मई 2010 में हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब गवाहों की गवाही पूरी हो जाए तब निचली अदालत इस अर्जी पर फिर से विचार करे। तो शिकायतकर्ता ने दोबारा कोशिश की होगी फिर? हाँ बिल्कुल। जून 2010 में उन्होंने फिर से धारा 319 की अर्जी दी। और इस बार जुलाई 2010 में निचली अदालत ने अर्जी फिर खारिज कर दी, लेकिन इस बार मेरिट्स पर विचार करके, मतलब मामले के गुण दोष देखकर। इस बार क्या कारण बताया? अदालत ने कहा कि ट्रायल में जो सबूत आए हैं वो इन तीनों लोगों को आरोपी बनाने के लिए काफी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अच्छा। कोर्ट ने एक और दिलचस्प बात नोट की कि शिकायतकर्ता खुद कह रहा था कि वो गांव में किसी को नाम से नहीं जानता। तो फिर सवाल उठा कि एफआईआर में इन तीनों के नाम कैसे आ गए। ये बात शक पैदा कर रही थी। तो यहाँ तक तो लग रहा था कि शायद जामिन और अकील के लिए मामला एक तरह से खत्म हो गया। हाँ, ऐसा लग रहा था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया। क्या हुआ? अक्टूबर 2011 में निचली अदालत ने जो मुख्य ट्रायल चल रहा था इरशाद और इरफान के खिलाफ, वो खत्म कर दिया। अच्छा। और उन दोनों को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी वो ट्रायल जिसमें जामिन और अकील को लाने की बात हो रही थी, वो ट्रायल ही खत्म हो गया। बिल्कुल, वो ट्रायल खत्म। लेकिन वो दूसरी अर्जी खारिज हुई थी जुलाई 2010 में। हाँ, उसके खिलाफ भी तो शिकायतकर्ता हाई कोर्ट गया होगा। हाँ, गया था, और यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। वो जो 2010 के खारिजी आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका थी, वो हाई कोर्ट में सालों तक पेंडिंग रही। कितने साल?
आप यकीन नहीं करेंगे, ट्रायल खत्म होने के करीब 10 साल बाद सितंबर 2021 में हाईकोर्ट ने उस रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाया। अरे 10 साल बाद? क्या कहा हाईकोर्ट ने इतने समय बाद? हाईकोर्ट ने निचली अदालत का वो जुलाई 2010 वाला फैसला रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? हाँ, हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने कानूनी गलती की थी। सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने चार्जशीट नहीं दी या गवाह ने कहा कि वो नाम से नहीं जानता, ये कोई पुख्ता आधार नहीं थे 319 की अर्जी खारिज करने के, खासकर जब एफआईआर में नाम थे। तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वो उपलब्ध सबूतों और कानून के हिसाब से 319 की अर्जी पर फिर से नए सिरे से विचार करे। और फिर निचली अदालत ने क्या किया इस निर्देश के बाद? हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद निचली अदालत ने फरवरी 2024 में, यानी ट्रायल खत्म होने के लगभग 13 साल बाद, 13 साल? हाँ, 13 साल बाद जामिन और अकील को धारा 319 के तहत समन जारी कर दिए। वो जो तीसरा व्यक्ति था अब्दुल, उसकी इस बीच मृत्यु हो चुकी थी। और इसी समन को चुनौती देते हुए जामिन और अकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिल्कुल। और उनकी मेन दलील यही थी कि भाई हमें एक ऐसे ट्रायल के लिए बुला रहे हो जो 1 दशक से भी ज्यादा पहले खत्म हो चुका है। ये तो सुनने में ही अजीब है। बिल्कुल, और यहीं से वो बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के तर्क पर जाएं, ये जो धारा 319 है, ये बार बार आ रही है, इसे थोड़ा और समझाएं। ये आखिर है क्या और अदालतों के लिए इतनी खास क्यों मानी जाती है? जरूर। देखिए, सीआरपीसी की धारा 319 जो है वो अदालतों को एक बहुत खास, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देती है। ये पावर तब इस्तेमाल होती है जब किसी क्राइम की इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा हो और उस दौरान कोर्ट के सामने जो सबूत पेश होते हैं उनसे अगर ऐसा लगे कि कोई और व्यक्ति भी है जो आरोपी नहीं है अब। हाँ, जो उस समय आरोपी नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं था या छोड़ दिया गया था, लेकिन सबूत कह रहे हैं कि उसने भी वही अपराध किया है जिसके लिए बाकियों पर मुकदमा चल रहा है। अच्छा। तो अदालत उस व्यक्ति को भी मुकदमे में बतौर आरोपी शामिल कर सकती है, उसे समन कर सकती है। इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों है ये पावर? मकसद बहुत सीधा और साफ है, न्याय सुनिश्चित करना। ये सिद्धांत कि कोई भी असली दोषी वो सिर्फ इसलिए ना बच जाए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे छोड़ दिया, चाहे गलती से या जानबूझकर। हाँ, चाहे जैसे भी। ये धारा कोर्ट को ताकत देती है कि वो सबूतों के आधार पर ऐसे छूटे हुए लोगों को भी कटघरे में लाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरदीप सिंह वाले केस में कहा था, इसके पीछे एक लैटिन कहावत है, जुडेक्स डेमनेटास कुम नोसेंस अब्सोल्वेटोर, मतलब जब दोषी बरी होता है तो न्यायाधीश की निंदा होती है, माने न्याय अधूरा रह जाता है। समझ गई। लेकिन क्या ये पावर कभी भी इस्तेमाल हो सकती है? क्या जरा सा शक होने पर भी किसी को बुला सकते हैं? सबूत कैसे चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सावधानी से करना होता है। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि उस क्राइम की इंक्वायरी या ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो। दूसरी, सबूत उसी इंक्वायरी या ट्रायल का दौरान सामने आए हों। तीसरी, सबूतों से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस नए व्यक्ति ने भी अपराध किया है और उस पर मौजूदा आरोपियों के साथ मुकदमा चल सकता है। और सबूत कितने मजबूत होने चाहिए? सिर्फ शक काफी है? नहीं, सिर्फ शक काफी नहीं है। हरदीप सिंह केस ने यह साफ किया था कि सबूत प्राइमा फेसी केस से ज्यादा मजबूत होने चाहिए। मतलब सबूत ऐसे हों जिनसे लगे कि इस व्यक्ति के दोषी होने की ठीक ठाक संभावना है, सिर्फ अंदाजा या हल्का शक नहीं। लेकिन इतने मजबूत भी होने जरूरी नहीं कि अगर उनका खंडन ना हो तो सजा पक्की ही हो जाए। आप कह सकती हैं मजबूत शक से ज्यादा, पर सजा के लिए पर्याप्त सबूत से कुछ कम। एक डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा चाहिए कोर्ट को। ठीक है। और सबसे जरूरी सवाल जो इस केस से सीधा जुड़ा है, ये पावर इस्तेमाल कब तक की जा सकती है? क्या ट्रायल खत्म होने के बाद भी? हाँ, यहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है। हरदीप सिंह केस और फिर बाद में सुखपाल सिंह खैरा केस, इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था, रूल ये है कि धारा 319 की पावर का इस्तेमाल चार्जशीट फाइल होने के बाद और कोर्ट द्वारा फाइनल जजमेंट सुनाए जाने से पहले ही होना चाहिए। जजमेंट सुनाने से पहले? हाँ, अगर बरी कर रहे हैं तो बरी करने का ऑर्डर देने से पहले, अगर सजा दे रहे हैं तो सजा सुनाने से पहले। एक बार कोर्ट ने मामले में अपना फाइनल जजमेंट दे दिया, चाहे बरी किया हो या सजा दी हो, तो वो उस मामले में फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है। फंक्टस ऑफिशियो, ये क्या टर्म है? इसका सीधा सा मतलब है कि उस खास मामले में अदालत का काम या अधिकार पूरा हो चुका है, उसका फंक्शन खत्म हो गया, फैसला सुना दिया, तो अब उसी मामले में अदालत पीछे जाकर 319 जैसी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो केस उसकी नजर में कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। तो फिर इस केस में तो यही गड़बड़ लग रही है।
निचली अदालत ने 2011 में फैसला सुना दिया, वो फंक्टस ऑफिशियो हो गई। तो फिर 2024 में उसी केस में समन कैसे जारी कर दिए? ये तो सुखपाल सिंह खेरा वाले रूल का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ, पहली नजर में देखने पर यह बिल्कुल वैसा ही लगता है। और यही जामिन और अकील की सबसे बड़ी दलील थी सुप्रीम कोर्ट में कि निचली अदालत 2011 में ही अपना अधिकार खो चुकी थी, तो वो 13 साल बाद समन कैसे जारी कर सकती है भला? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, दिलचस्प और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। कौन सा सिद्धांत? इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। मतलब पिछली तारीख से प्रभावी होने का सिद्धांत। रिलेशन बैक, ये थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में? हाँ, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जब कोई ऊंची अदालत, जैसे इस केस में हाई कोर्ट, किसी निचली अदालत के ऑर्डर को रिवीजन या अपील में बदल देती है या रद्द कर देती है, तो ऊंची अदालत का वो जो फैसला है ना, हाँ, वो कानूनी तौर पर उसी तारीख से लागू माना जाता है जिस तारीख को निचली अदालत ने अपना वो ओरिजिनल गलत वाला ऑर्डर दिया था। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऊंची अदालत के फैसले ने निचली अदालत के गलत फैसले की जगह ले ली है और ये बदलाव पिछली तारीख से ही हुआ है। इसे रिलेट बैक करना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मारूराम और कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट जैसे पुराने फैसलों का हवाला भी दिया। तो इस केस में इस रिलेशन बैक सिद्धांत का क्या असर पड़ा? देखिए, निचली अदालत ने दूसरी बार 319 की अर्जी कब खारिज की थी? जुलाई 2010 में। हाँ, 19 जुलाई 2010 को। और हाई कोर्ट ने इस खारिजी के फैसले को पलटा कब? सितंबर 2021 में। सही। तो अब रिलेशन बैक सिद्धांत के हिसाब से हाई कोर्ट का जो सितंबर 2021 वाला फैसला है, वो कानूनी नजर में 19 जुलाई 2010 से ही प्रभावी हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब ये माना गया कि निचली अदालत का 19 जुलाई 2010 का फैसला रद्द हो गया और उसकी जगह हाई कोर्ट का निर्देश आ गया, और वो भी 19 जुलाई 2010 से ही। और फिर जो निचली अदालत ने फरवरी 2024 में समन जारी किए, उनका क्या हुआ? वो समन निचली अदालत ने हाई कोर्ट के सितंबर 2021 वाले निर्देश के पालन में जारी किए थे। अब क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश रिलेट बैक होकर 19 जुलाई 2010 से प्रभावी हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निचली अदालत के फरवरी 2024 वाले समन भी कानूनी तौर पर 19 जुलाई 2010 को ही जारी हुए माने जाएंगे। ये समन उस खारिज करने वाले ऑर्डर की जगह ले रहे थे, उसे रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। अरे वाह, मतलब कानूनी तौर पर यह माना गया कि समन ट्रायल खत्म होने से, यानी अक्टूबर 2011 से पहले ही जारी हो गए थे, 19 जुलाई 2010 को। भले ही असल में वो 2024 में जारी हुए। ये तो कमाल की कानूनी व्याख्या है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखपाल सिंह खेरा वाले नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि कानूनी नजरिए से समन ट्रायल खत्म होने से पहले ही जारी हो चुके थे, 19 जुलाई 2010 को। इसलिए निचली अदालत समन जारी करते समय फंक्टस ऑफिशियो नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट के रिविजनल आदेश का पालन कर रही थी और वो रिविजनल आदेश पिछली तारीख से प्रभावी हो गया था। ये समझना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिर भी क्या ये उन लोगों के साथ, मतलब जामिन और वकील के साथ, थोड़ी नाइंसाफी नहीं लगती? कितने सालों बाद एक खत्म हो चुके केस में उन्हें फिर से खींचा जा रहा है। उनका अब क्या होगा? उन्हें बचाव का सही मौका मिलेगा? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने साफ किया कि कानून में ऐसे जो नए आरोपी बनाए जाते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सीआरपीसी की धारा 319 का सबसेक्शन 4A है। वो साफ कहता है कि जब किसी नए व्यक्ति को इस धारा के तहत समन किया जाता है, तो उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल नए सिरे से डी नोवो शुरू होगी। डी नोवो मतलब बिल्कुल शुरुआत से। सारे गवाहों को उसके सामने फिर से पेश किया जाएगा, उनसे फिर से जिरा होगी, तो जामिन और वकील को अपना पक्ष रखने, अपने सबूत पेश करने, गवाहों से सवाल पूछने का पूरा और निष्पक्ष मौका मिलेगा। तो उनका ट्रायल अलग से चलेगा अब? हाँ, क्योंकि जो मूल आरोपी थे इरशाद और इरफान, उनका ट्रायल तो खत्म हो चुका है, तो इनका ट्रायल अब अलग से ही चलेगा। अच्छा, अपीलकर्ताओं ने एक और बात उठाई थी कि जब हाई कोर्ट ने सितंबर 2021 में रिवीजन पर फैसला दिया और निचली अदालत का आदेश पलटा, तब उन्हें यानी जामिन और वकील को सुना नहीं गया था। क्या ये सही है? ये भी एक जरूरी कानूनी पॉइंट है। क्या उन्हें सुने बिना उनके खिलाफ फैसला दिया जा सकता था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने यशोधन सिंह केस का हवाला दिया और जो स्थापित सिद्धांत है उसे दोहराया। सिद्धांत यह है कि जब धारा 319 की अर्जी पहली बार ट्रायल कोर्ट में आती है, तब उस व्यक्ति को जिसे आरोपी बनाने की मांग हो रही है,
उसे सुनने का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस स्टेज पर कोर्ट सिर्फ ये देख रही होती है कि क्या सबूत इतने हैं कि इसे शामिल किया जाए या नहीं। उस व्यक्ति का पक्ष सुनने की जरूरत उस स्टेज पर नहीं मानी जाती। लेकिन, और ये लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जी, अगर ट्रायल कोर्ट उस 319 की अर्जी को खारिज कर देती है, मतलब उस व्यक्ति को एक तरह का फायदा मिल गया कि चलो मैं आरोपी नहीं बना, हाँ, और फिर उस खारिज करने वाले फैसले को कोई रिवीजन में चुनौती देता है हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में, तो रिवीजन कोर्ट को अपना फैसला सुनाने से पहले उस व्यक्ति को सुनना अनिवार्य है। अच्छा, हाँ। मतलब अगर रिवीजन कोर्ट निचली अदालत का फैसला पलटने जा रही है और उस व्यक्ति को आरोपी बनाने का रास्ता खोल रही है, तो उसे पहले उस व्यक्ति का पक्ष सुनना ही होगा। ये नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत है और सीआरपीसी की धारा 4012 में भी ये बात है। मनहर भाई मुलजी भाई ककाडिया केस में भी यही कहा गया था। तो क्या इस मामले में हाई कोर्ट ने रिवीजन के टाइम पर जामिन और अकील को सुना था? सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि हाई कोर्ट का जो सितंबर 2021 वाला रिवीजन ऑर्डर था, उसमें जामिन और अकील बाकायदा पार्टी थे। रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 बनाए गए थे। उन्हें नोटिस भी गया था, मतलब उन्हें मौका मिला था। हाँ, कानूनी तौर पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये दलील भी खारिज कर दी कि उन्हें रिवीजन के स्तर पर सुना नहीं गया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जामिन और अकील की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के समन को सही ठहराया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, निचली अदालत का समन जारी करने का फैसला बरकरार रखा। तो इस पूरे मतलब काफी जटिल मामले और सुप्रीम कोर्ट के इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, निचोड़ है कि सीआरपीसी की धारा 319 जो है वो न्याय के लिए एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली हथियार है। सामान्य नियम, जैसा सुखपाल सिंह खैरा में कहा गया, यही है कि इसका इस्तेमाल ट्रायल कोर्ट को अपना अंतिम फैसला सुनाने से पहले ही करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट ने 319 की अर्जी को गलत तरीके से खारिज कर दिया हो और उस गलत फैसले को बाद में हाई कोर्ट रिवीजन में ठीक करता है, भले ही सारे प्रोसेस में ट्रायल खत्म क्यों ना हो गया हो, तो वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का सिद्धांत है, उसकी वजह से हाई कोर्ट का फैसला पिछली तारीख से लागू माना जाएगा। यानी जिस तारीख को निचली अदालत ने गलत फैसला दिया था, बिल्कुल उसी तारीख से। और इसका नतीजा ये होगा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर बाद में जारी किए गए समन भी कानूनी तौर पर वैध माने जाएंगे, क्योंकि वो उसी पिछली तारीख से प्रभावी हो गए हैं। और जो नया आरोपी है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उसका ट्रायल पूरी तरह से नए सिरे से डी नोवो चलाया जाएगा। ये फैसला एक तरह से आप कह सकते हैं प्रक्रिया के नियमों की सख्ती और न्याय के बड़े उद्देश्य के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कानूनी सिद्धांत कभी-कभी प्रक्रिया की बाधाओं को पार करके न्याय तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कानून की व्याख्या का एक बहुत ही बारीक और अहम उदाहरण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं कभी-कभी न्याय के रास्ते में अनजाने में रुकावट बन सकती हैं और कैसे ऊंची अदालतें फिर सिद्धांतों के जरिए उन रुकावटों को दूर करती हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस सब में समय बहुत लग गया। हाँ, ये पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस तरफ इशारा किया है, कहा कि हाई कोर्ट को रिवीजन पर फैसला देने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। आइडियल सिचुएशन तो यही होती कि रिवीजन का फैसला जल्दी आ जाता, या कम से कम निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती जब रिवीजन पेंडिंग था। न्याय में देरी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमें सोचना चाहिए। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस मामले में देखिए, कानूनी प्रक्रिया ने अंत में एक रास्ता तो निकाल लिया, लेकिन न्याय मिलने में 15 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, बहुत लंबा समय है। तो क्या ये जो इतनी लंबी देरी है, भले ही आखिर में सही कानूनी नतीजा निकले, क्या ये देरी अपने आप में एक तरह का अन्याय नहीं बन जाती? कानून की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं और लोगों की जो उम्मीद है कि उन्हें समय पर न्याय मिले, इसके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।